अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ये भी उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला लेक्चर हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपने उसको याद भी कर लिया होगा। अब आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो हार्ट का टॉपिक है उसके एंड में कुछ रफ सा आइडिया, बहुत ब्रीफ सी समरी दी हुई है आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बारे में। मतलब कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया है तो वो किस तरह से आगे ट्रांसपोर्ट उसको करता है और कौन कौन सी आर्टरीज की ब्रांचेस किस तरह से निकलती हैं, वो आर्टीरियल सिस्टम हो गया। और वीनस सिस्टम क्या हुआ कि जो हमने वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा की बात की थी, वो किस तरह बनती हैं और वो कौन कौन सी वेन्स अपने अंदर कलेक्ट करते हुए आती हैं और हार्ट में उसको लाकर डालती हैं। तो पहले आर्टीरियल सिस्टम की बात है, थोड़ी सी, बिल्कुल मतलब कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो मैं भी, आप भी इसको देख लें जितना आपकी बुक में लिखा है, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको उसका आइडिया हो। तो आर्टीरियल सिस्टम के हवाले से, नहीं आर्टरीज का क्या सिस्टम है आपकी उसमें हार्ट से निकलने के बाद। देखें, हार्ट से हमने बात की थी कि एक बहुत मेजर आर्टरी जिसको हमने कहा था जी एओर्टा। हार्ट से बहुत मेजर आर्टरी निकल रही होती है और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को, याद है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर एओर्टा मूव करती है। तो एओर्टा जो है, इसकी मूवमेंट से सबसे पहले तो जो एओर्टा की बेस है, यानी इसका जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ से उसकी बेस से कुछ आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी का वर्ड मोस्टली जो है, या कार्डियक, इस तरह ये हार्ट के लिए यूज़ होता है। देखें, हार्ट जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसको खुद को भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू को चाहिए। तो हार्ट के जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, तो उनको भी तो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो वो कौन करता है जी? वो कोरोनरी आर्टरीज, यानी हार्ट से निकलने वाली जो एओर्टा है आर्टरी, वो उसी की कुछ ब्रांचेस, कुछ शाखें जो हैं वो निकलती हैं और कोरोनरी आर्टरी की फॉर्म में वो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें। अब ये आर्टरीज देने के बाद एओर्टा कन्वर्ट हो जाती है, दो उसकी टाइप्स हम बना लेते हैं। एओर्टा दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, डिसेंडिंग एओर्टा जिसे कहते हैं और असेंडिंग। डिसेंडिंग के नाम से जाहिर है कि नीचे की तरफ जो जा रही है, मतलब वो एओर्टा जो हार्ट से नीचे की तरफ, बॉडी के निचले पार्ट की तरफ जाएगी। और असेंडिंग का मतलब जो हार्ट से अपर जो पार्ट है, आपको पता है हार्ट आपकी चेस्ट कैविटी में है, तो उससे ऊपर क्या है, आपका जो हेड है, शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, ये वाला जो सारा पार्ट है, उसकी तरफ आपकी जो असेंडिंग एओर्टा है उसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक हेड की तरफ जाती है, आपने हार्ट के डायग्राम में देखा था कि एओर्टा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जब वो हार्ट से बाहर आती है तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो 3 हैं ये ब्रांचेस हैं, एक ने जाना हेड की तरफ, एक ने शोल्डर की तरफ, इन दोनों शोल्डर और आर्म्स की तरफ, लेफ्ट और राइट के हिसाब से। तो इस तरह से जा, और फिर ये इस तरह से आपको हार्ट के पीछे गायब होती नज़र आती है। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये यूँ पीछे की तरफ, फिर वो दिखाते नहीं है, फिर नीचे हार्ट के एक बनाई होती है वेसल, जिसको आप कहते हैं कि डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये पीछे से ऊपर ये वाली चली जाएगी असेंडिंग एओर्टा के तौर पर, और ये पीछे से होती हुई हार्ट से ये आपकी डिसेंडिंग एओर्टा के तौर पर निकल रही होती है। तो असेंडिंग का तो बस इतना बताया है, फर्दर ब्रांचेज या उनके नाम नहीं बताए गए। फिर डिसेंडिंग एओर्टा, यानी जो नीचे की तरफ अब हार्ट से जा रही है बॉडी के निचले पार्ट की तरफ, वो क्या करती है जी, चेस्ट से जो चेस्ट का बकिया हिस्सा है, जैसे रिब्स वगैरह हो गई और बाकी भी चेस्ट में जो ऑर्गन्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनकी तरफ चेस्ट में ब्रांचेस देती है ये वाली एओर्टा। मतलब इस तरह से जब ये पास हो रही होती है तो अल्टीमेटली यूँ ब्रांचेस इसके अंदर से निकलती जाती हैं, शाखें इसकी। इस एक वेसल में से, इसका मतलब है कि बहुत सारी वेसल्स निकलती जाती हैं और साथ साथ पड़े हुए जितने ऑर्गन्स हैं उनको ये सप्लाई करती जा रही होती हैं। तो फिर एब्डोमिनल रीजन में जब ये जाती है, यानी चेस्ट के नीचे जो आपका पेट का एरिया, उसमें जो जितने ऑर्गन्स पड़े हैं, वहाँ पर किडनीज हैं, वहाँ पर आपका लिवर है, आपकी जो गट है, गट यानी एलिमेंट्री कनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से। तो डिटेल नहीं बताएगी, नाम वगैरह नहीं बताए हुए, इतना है जी कि ये वहाँ पे फिर सप्लाई करती हुई। फिर क्या होता है जी, एब्डोमिनल रीजन के भी बाद, यानी आपके एब्डोमिन, पेट के नीचे क्या है, लेग्स हैं, तो आपकी टांगों वाला जो एरिया, वहाँ जाकर ना ये एओर्टा बाइफरकेट करती है, यानी डिवाइड होती है, किसमें, 2 हिस्सों में।
2 इलियक आर्टरीज बन जाती हैं, ठीक है। और फिर इलियक आर्टरीज के बाद इलियक आर्टरीज भी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं फीमोरल आर्टरीज और शियाटिक आर्टरीज में, जो कि फर्दर फिर लेग्स की तरफ, आपकी टांगों की तरफ जो है वो सप्लाई कर रही होती है ब्लड। तो ये आपका बहुत सिंपल सा, बहुत ही ब्रीफ आपकी बुक में समरी लिखे, और उम्मीद है इसको याद करना कोई मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल तो आपकी 9th क्लास की बुक में डिटेल में था, जहाँ पर हर आर्टरी का नाम भी याद करना था और सारा। तो ये जी आपका आर्टीरियल सिस्टम का थोड़ा ब्रीफ कॉन्सेप्ट था। वीनस सिस्टम किस तरह आपका बन रहा होता है, यानी वेन्स जो हैं वो आपके हार्ट में खून को किस तरह लेकर आती हैं। तो ये जी आती हैं, आपको बताया था जी 2 मेजर वेन्स हैं, बड़ी बड़ी वेना केवा। एक होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के नाम से जाहिर है कि जो अपर पार्ट से वेन्स आ रही हैं ना ब्लड को लेके, और यहाँ पर हम किस ब्लड की बात करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सुपीरियर वेना केवा जो है वो लेकर आती हैं वेन्स कमिंग फ्रॉम हेड, शोल्डर, आर्म्स, ये आपके सर, कंधे और बाजुओं के हिस्से से जितनी सारी वेन्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही होती हैं हार्ट की तरफ, और वो लाकर कहाँ पर उसको, किस पार्ट में हार्ट के पोर करती हैं, वो डालती हैं उसके राइट एट्रियम में, ऐसा ही है। और फिर इसी तरह ये भी इन्फीरियर वेना केवा भी ला के राइट एट्रियम में ही उसको खाली करती हैं, अपने आप को एम्प्टी करती हैं। तो इन्फीरियर वेना केवा किस तरह बनती है, सुपीरियर बनती है हेड, शोल्डर, आर्म से आने वाली वेन से। इन्फीरियर को अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं जी, कि लेग्स की तरफ से अगर आप देखें तो जो लेग्स से आने वाली वेन्स होती हैं वो ओपन अप होती हैं इलियक वेन्स में, ठीक है जी। फ्रॉम लेग्स, टांगों से, और निचला जो पोर्शन है वहाँ से जो वेन्स आ रही हैं वो इलियक वेन्स बनाती हैं। फिर इलियक वेन्स जब उस पोर्शन से बाहर आती हैं तो जो आपका एब्डोमेन का रीजन है वहाँ से रीनल वेन्स, वो मतलब इलियक वेन्स जब निकलती है तो वो ऊपर आके इन्फीरियर वेना केवा बना देती है। अब जब इन्फीरियर वेना केवा चेस्ट में से पास कर रही है ना, तो वो साइडों से किडनीज पड़ी हैं, तो किडनीज से निकलने वाली जो वेन्स है, रीनल किडनी के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, वहाँ से वो वेन्स आ गई इन्फीरियर वेना केवा में ड्रॉ हो गई। इसी तरह से हेपेटिक वेन जो है वो लिवर से वेन्स आ गई, तो वो भी आपके वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा में इंक्लूड हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे वेना केवा अपर साइड पे हार्ट की तरफ मूव करती जाती है, तो ये जो है ना, ये बनता, इसकी इन्फीरियर वेना केवा बनता जाता है। हेपेटिक पोर्टल वेन की एक बात आपकी बुक में किया, और ये अक्सर शॉर्ट आंसर भी पूछते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या चीज़ है, हेपेटिक का वर्ड लिवर से रिलेटेड होता है, ये लिवर को डिनोट करता है बायोलॉजी में। तो हेपेटिक पोर्टल वेन का मतलब ये होता है कि इन्फीरियर वेना केवा में कभी भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। पहले आपके जितने भी गट है, यानी एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें स्टमक आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से जितनी भी वेन्स हैं वो सब पहले जाती हैं कहाँ पर, लिवर के अंदर। तो वो वाली जो वेन्स होती हैं उनको हम और वो सारी एक वेन के अंदर इकट्ठी होती हैं, जिसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। और फिर जब वो लिवर में चली जाती हैं, लिवर में क्योंकि इंटेस्टाइन से वो आ रही हैं, तो वहाँ से फिर एब्जॉर्ब्ड फूड जो उसमें होता है, इंटेस्टाइन से उन्होंने फूड वगैरह जो उसमें एब्जॉर्ब हुआ होता है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपके इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है वो पहले लिवर में जाता है, फिर वो इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा, और फिर वो आपके एट्रियम में जाएगा, हार्ट में जाएगा। सिग्निफिकेंस ये है जी कि अगर डायरेक्ट गट से चला जाता है इन्फीरियर वेना केवा में, और गट से कोई भी हार्मफुल और टॉक्सिक चीज़ आपने खाई थी और वो आपके खाने में रिजॉल्व होके आ गई है ब्लड में, तो पहले उसको लिवर में भेजा जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, वहाँ पर सारा उसका क्लियर होता है। और जब खून के अंदर से सारी जो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह निकल जाती हैं, फिर वो हेपेटिक वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा में होती है एंटर, क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा ने आगे कहाँ जाना है, इसने तो सीधा जाके राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड पोर करना है। तो ये है जी हेपेटिक पोर्टल वेन के हवाले से बातें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है जी कार्डियक साइकिल। दी कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल भी आपका हार्ट का जो आपने फंक्शन पढ़ा है ना, बिल्कुल उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको हार्ट का फंक्शन समझ आ गया तो ये कार्डियक साइकिल समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक मींस हार्ट, और साइकिल मतलब वही कि एक साइक्लिक एक्टिविटी है जो कंटिन्यूसली चल रही है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पर ख़त्म हो रही है।
कार्डियक साइकिल कहते हैं कि एक हार्ट बीट में, अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो जी वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी वाक़यात हो रहे हैं उस दौरान, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो एक कार्डियक साइकिल बनाता है एक हार्ट बीट के दौरान, एक दिल की धड़कन के दौरान। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये जो एक हार्ट बीट है, एक दिल की धड़कन है, यानी एक बार दिल का धड़कना, उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उनको भी बताया गया है जी कि एक हार्ट बीट के दौरान 3 स्टेजेस हैं। ठीक है जी, एक हार्ट बीट के दौरान 3 स्टेजेस हैं, 3 तरह के काम हो रहे हैं, 3 फेजेस हैं, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होते हैं? डायस्टोल, या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन फेज़ या रिलैक्सेशन स्टेज, रिलैक्सेशन फेज़। इसके नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि इसके दौरान, इस फेज़ के दौरान जो हार्ट के चैम्बर्स हैं ना, एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स, यही हैं 4 चैम्बर्स, एट्रिया वेंट्रिकल, 2 एट्रियाज ऊपर वाले, 2 वेंट्रिकल्स नीचे वाले, ये चारों चैम्बर रिलैक्स्ड फॉर्म में है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये बिल्कुल रिलैक्स पड़े हुए हैं। और रिलैक्स पड़े हैं तो क्या हो रहा है कि जो एट्रियाज हैं उनमें, राइट एट्रियम में आपको पता है ब्लड जो है वो कहाँ से आना है, पूरी बॉडी से, वो फिल हो रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा है, और वो आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम बॉडी। इसी तरह से जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आएगा ब्लड, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और वो फिल होगा। तो ये जो फिलिंग वाली फेज़ है ना, जिसमें ब्लड फिल हो रहा होता है और आपका जो हार्ट चैम्बर्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स पड़े हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो वो स्टेज कहलाती है डायस्टोल। सिंपल। फिर जी एट्रियल सिस्टोल क्या है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है? सेकंड स्टेज आप समझ लें जी, दूसरी जो स्टेज आती है। पहले क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज, ब्लड के चैम्बर, हार्ट के चैम्बर्स फिल हो गए हार्ट ब्लड से। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, दोनों एट्रियाज, मैंने आपको पहले बताया था कि जो दोनों एट्रियाज हैं, बोथ द एट्रियाज, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इकट्ठे, साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। यानी जब वो ब्लड से पूरी तरह फिल हो जाते हैं, उनमें ब्लड फिल हो गया दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट एट्रियम में, दोनों ने इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, आपको पता है, ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है कि जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो फिल हो गए, और वेंट्रिकल्स जब फिल हो जाते हैं ब्लड से, तो फिर उन्होंने भी, बोथ द वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ब्लड ने कहाँ चले जाना है, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में से जाएगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से जाएगा ब्लड एओर्टा में। तो ये होता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी ये जो 2 फेजेस हैं ये कॉन्ट्रैक्शन के फेजेस हैं, जिसमें एट्रियल सिस्टोल में इनके एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने स्टेजेस को नाम दे दिए। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं अक्सर, लब और डब साउंड के हवाले से, कि जब देखें, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, 2 तरह की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। लब साउंड प्रोड्यूस होती है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि ब्लड ने आगे जाना है ब्लड वेसल्स आर्टरीज में, तो कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और बाइकस्पिड वाल्व था लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये दोनों वाल्व साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे बंद होते हैं। तो इनके बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है लब साउंड। ठीक है जी। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो थे, जो आपने पढ़े पीछे, वो जब इकट्ठे बंद होते हैं वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब ब्लड वेसल्स में चला, वो जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड चला जाता है,
तो फिर क्या होता है, डब साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ये मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों की बेस पर उसमें वेल्व्स होते हैं जिन्हें सेमी ल्यूनर वेल्व्स कहते हैं। तो वो भी इकट्ठे क्लोज होते हैं, तो तब डब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों होता है? क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो इस तरह से लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ये वो साउंड है बेसिकली जो आप दिल की जो आवाज़ है ना, जिसको जो स्टेथोस्कोप के थ्रू आपका डॉक्टर सुनता भी है, तो जो आवाज़ आपको सुनाई देती है दिल के धड़कने की आवाज़ जिसे आप कहते हैं, दैट इज़ लब डब। लब डब तो ये कंटिन्यूसली होता है। और ये क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ वेल्व्स। लब साउंड प्रोड्यूस होती है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स के बनने से। डब साउंड प्रोड्यूस होती है पल्मोनरी एंड एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व्स के क्लोजर से। और इसे सुना किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाता है? उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। अक्सर ये एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डॉक्टर जिसके थ्रू आपकी हार्ट बीट को फील करता है, सुनता है। इस तरह से आपका पूरा कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। पहले रिलैक्सेशन फेज आता है जिसमें ब्लड हार्ट में फिल होता है चैम्बर्स में, फिर एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक टाइम पर और वेंट्रिकुलर्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से ये हार्ट बीट बन जाती है। तो टोटल आपको टाइम पीरियड बताया है हार्ट बीट का 0.8 सेकेंड। यानी एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगते हैं। इतना सा टाइम लगता है सिर्फ ये सब होने में, कि हार्ट का फिल होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड का चले उसमें से निकल जाना, एक तरफ से लंग्स में जा रहा है, एक तरफ से बॉडी में जा रहा है। और अगर आप फर्दर डिटेल देखें तो डायस्टोल जो रिलैक्सेशन फेज है ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें 0.5 सेकेंड्स लगते हैं। इन 0.8 में से 0.5 सेकेंड में डायस्टोल ही रहता है, और एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ये 0.3 सेकेंड के लिए होता है, दोनों मतलब कलेक्टिवली। तो ये इस तरह फिर 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल बनता है। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा है जी कि आपका हार्ट जो है वो पूरी ज़िंदगी में, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का हार्ट वो 2.5 बिलियन टाइम्स बगैर रुके वो कंटिन्यूसली बीटिंग उसकी हो रही है, वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसकी वजह से आप जिंदा हैं और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने थोड़ा सा आर्टीरियल और वेनस सिस्टम को डिस्कस किया, और हमने कार्डियक साइकिल की बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए। इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं या लॉन्ग भी में भी कार्डियक साइकिल को बना दिया जाए। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इसके फेजेस को, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इससे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।